बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये एक अजीब दहशतनाक मंजर था। मैं इसकी निगाहों की ताब ना लाते हुए मुसलसल इससे अपने आप को बचा रही थी। चचा जमाल की बीन में बेतहाशा जोश पैदा हो गया था और वो खुद भी एक सांप की तरह लहरा रहे थे। मेरा रक्स भी नहायत जोशो खरोश से जारी था। अब मेरे जिस्म से खुशबू की लपेटें और भी तेजी से निकलनी शुरू हो गई थी। मेरे जिस्म से निकलने वाली शवाएं मुसलसल नागराजा की आंखों पर पड़ रही थी। नागराजा भी मस्त होकर लहराने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना धड़ जमीन से उठाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी दुम के सहारे जमीन पर बिल्कुल सीधा एक इंसान की तरह खड़ा हो गया। अब इसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था और इसकी आंखें मुसलसल मेरी आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी। मेरा सर चकराने लगा और मैं नागराजा की आंखों में जैसे डूब रही थी। मैं बार बार अपनी तमाम तारकुवत इरादी को अमल में लाकर नागराजा की आंखों से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि बहुत जल्द मैं मुकम्मल तौर से बेहोश हो जाऊंगी। इसी असना में चचा जमाल ने बीन बजाते बजाते राग में एक दो हिचकियां सी ली। राग के तसलसल में इस रुकावट से नागराजा ने अपने सर को जोर से झटका दिया और यही वक्फा मुझे इसकी आंखों से बचा गया। अब बीन की आवाज बुलंद से बुलंदतर हो गई और नागराजा भी अपनी पूरी कुव्वत से मेरे रक्स के मुख्तलिफ जावियों पर लहरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि नागराजा की आंखें अब मेरे जहन को फरार का दूसरा मौका नहीं देना चाहती। नागराजा अब अपनी मादी ताकत व कुव्वत का मुजाहरा मेरे फरार के खिलाफ कर रहा था। अब इसकी जिल्द की रंगत बदलनी शुरू हो गई थी। पहले इसकी रंगत नीली और फिर सुर्ख होती चली गई, जैसे कि इसके जिस्म में खून दौड़ रहा हो। अब इसकी सुर्खी माइल रंगत सब्जी माइल रंगत में तब्दील हो गई थी और फिर इसकी जिल्द बिल्कुल सफेद होकर नीली रोशनी देने लगी। अब नागराजा का रक्स अपने रूज पर पहुंच चुका था। वो झूम रहा था, लहरा रहा था। इसकी निगाहों की कशिश ने मुझे बिल्कुल सहरसदा कर दिया था। अब मैं इसे देखकर इसकी तरह लहरा रही थी। मेरी कुव्वत ने बिल्कुल जवाब दे दिया था और फिर उसी लम्हे नागराजा के मुंह से एक इंसानी आह जैसी आवाज निकली। इसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और इससे आग के लपकते हुए शोले निकलने लगे और आसमान की तरफ उठने लगे और फिर उसी वक्त मैंने चचा जमाल की तरफ से इनका मखसूस इशारा देखा। मैंने अपने हवास जमा किए और फिर मेरी तलवार बिजली की तरह लपकी और नागराजा का सर अपने साथ उड़ाकर ले गई। नागराजा का सर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। इसकी आंखें अब भी मुसलसल मुझे घूर रही थी। उफ मेरे खुदा, इन आंखों में इस वक्त कितनी बेबसी थी। नागराजा के मुंह से शोले निकलना बंद हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया। इसका शराब इंसानी रूप से सांप के सर में तब्दील होना शुरू हो गया और बकिया जिस्म भी जमीन पर ढेर हो गया। चचा जमाल ने बीन बजानी बंद कर दी। वो दीवाना वार नागराजा के सर पर झपट पड़े, इसे उठाया और उसी वक्त इसे एक बड़े से पत्थर पर रखकर एक दूसरे पत्थर की मदद से इसे कूटा और इसकी चटनी सी बनाकर फौरन ही इसे खा गए। वो अब भी बरहाना थे। उन्होंने एक फलक शगाफ कहकर लगाया। इनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई थी। मैं ये तमाम वाकया हैरत से देख रही थी। मैंने अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। चचा जमाल ने भी अपने कपड़े पहने और बगैर एक लफ्ज बोले अपने गार की तरफ चल दिए। मैं भी अपने गार में दाखिल हुई क्योंकि मैं बेतहाशा थकी हुई थी और दिमाग पर अब भी वो मदहोशी के असरात बाकी थे, लिहाजा जल्दी सो गई। दूसरे दिन सुबह मामूल से कुछ पहले मेरी आंख खुली और मैं गार से बाहर निकली। कुछ देर में सूरज तुलू हुआ, लेकिन इसमें गर्मी नाम को भी नहीं थी। मैं एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई और नागराजा के गार के दहाने की तरफ देखने लगी। अभी मैं रात के गुजरे हुए वाकयात पर गौर कर ही रही थी कि मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मैंने पलटकर देखा और मैं हैरत व खौफ से दंग रह गई। मेरे पीछे चचा जमाल नहीं थे, बल्कि 25-26 साल का एक हसीनो जमील नौजवान खड़ा था। इसके जिस्म पर चचा जमाल के कपड़े थे और इसका चेहरा नागराजा का था।
तुम कौन हो? मुश्किल मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले और मैं गार के अंदर देखने लगी। डरो मत लड़की, मैं जमाल हूँ। जमाल वो इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ आज ही के दिन के लिए तलू होने के लिए बर्बाद कर दी थी, जिसने अपनी तमाम उम्र में किसी दुनियावी आरामो आसाइश का तस्वर भी गुनाह समझा और वो सब कुछ सिर्फ आज के लिए किया था। लड़की, आज मैं एक मफूकुल फितरत इंसान हूँ, नाग राजा की तमाम तर सलाहतों और ताकतों का मालिक, बल्कि इससे बढ़कर, क्योंकि नाग राजा के पास इंसानी जिस्म नहीं था और मैं, जैसा कि तुम देख रही हो, एक ताकतवर जिस्म रखता हूँ। मैं दुनिया का हर वो काम कर सकता हूँ जो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। मैं अपनी एक ज़रब से बड़ी चट्टान को रेसा रेसा कर सकता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ, समंदर की लहरों पर चल सकता हूँ और हवाओं में उड़ सकता हूँ। मेरे लिए मौत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी इंसान नहीं मार सकता। और अब ये तमाम पुरवकार होने के बाद मेरा सबसे पहला काम इस जालिम हसीन नागन की तलाश होगा जिसने मुझे दुत्कारा था और जिसकी वजह से मैंने अपनी तमाम जिंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजार दी। लड़की, अगर तुम चाहो तो तुम्हें किसी इंसानी बस्ती के करीब पहुंचा सकता हूँ। जमाल ने ये तमाम बातें एक ही सांस में कह डाली और मैं दम खुद इन्हें देखती रही। चचा जान, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप तमाम उम्र मुझे अपने से जुदा नहीं करेंगे। मैं चचा जान से बोली, लड़की, अब तुम मेरे साथ जिंदगी के किसी मोड़ पर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती हो। तुम एक कमजोर, बेबस और फानी इंसान हो, जबकि मैं मफूकुल फितरत ताकतों का एक लाफानी सा चश्मा। ना तुम मेरा साथ दे सकती हो और ना ही अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। चचा जान, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे औरत से दोबारा मर्द बना देंगे। आखिर तमाम उम्र आपके बगैर मैं औरत बनकर इस दुनिया में कैसे रह सकूंगी, जबकि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने रो रो कर चचा जमाल से कहा, लड़की, तुम्हें दोबारा मर्द बनाना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं, लेकिन मैं इस बूटी के लिए जो कि हिमालय की तराई में बरसात के मौसम में पैदा होती है इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द इस जालिम नागन के पास पहुंचना है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिमालय की तराई में उतार दूंगा। तुम खुद वो बूटी तलाश कर लेना और इसके मुसलसल 40 रोज के इस्तेमाल से तुम दोबारा मर्द बन जाओगी। चचा जमाल बोले, चचा जान, मुझे तो इस बूटी की कोई पहचान नहीं है। मैंने चचा जमाल से कहा, लड़की, इस बूटी की पहचान ये है कि इसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट के करीब है। इसका तना सब्ज होता है और तने के बिल्कुल आखिरी सिरे पर सिर्फ 4 सुर्ख रंग की पत्तियां खिलती हैं। ये पत्तियां दिन को बंद रहती हैं और देखने वालों को सिर्फ तना ही दिखाई देता है, लेकिन रात को ये पत्तियां खुल जाती हैं। इस बूटी के इर्द गिर्द 3 गज के दायरे में दूसरा कोई पौधा या बूटी नहीं उगती। अब इसकी तलाश सिर्फ तुम्हारा काम है। अब चलो, चलने की तैयारी करो। मेरे लिए अब यहाँ ज्यादा देर रुकना फजूल है। चचा जमाल ने कहा और फिर मैं दौड़कर गार के अंदर गई और अपने सामान का थैला उठाया। जब मैं बाहर निकली तो मैंने चचा जमाल को नाग राजा के गार के अंदर जाते देखा। मैं भी इनके पीछे गई, लेकिन बाहर ही रह गई। गार के करीब इस बड़े पत्थर पर जिस पर चचा जमाल ने नाग राजा का सर कूटा था, अब भी नाग राजा के सर की चिकनाहट लगी हुई थी। मैंने जल्दी से इस पत्थर को चाट लिया और खड़ी हो गई। इतनी देर में चचा जमाल गार से निकले। इनके हाथों में कुछ पत्थर थे, वो उन्होंने अपने थैले में डाले और मुझे बिल्कुल एक हल्की सी गुड़िया की मद दोनों हाथों पर उठाया और फिर दूसरे लम्हे फजा में बुलंद हो गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने मुझे हिमालय की तराई में आबाद एक गांव के करीब उतारा और फिर खुद दोबारा फजा में एक शाहीन की तरह उड़कर नजरों से गायब हो गए। मैं दूर तक इन्हें देखती रही और आंखों से बेबसी और लाचारी के आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर में मुझ पर गनूदगी छा गई। सोने के बाद जब मैं उठी तो मैंने अपने आप में बेहद कुव्वत पाई। मेरी नजर लामहदूद दूरी तक देख सकती थी। मेरे चलने की रफ्तार बेहद तेज थी और जब मैं दौड़ती तो घोड़े भी मेरे वजूद को ना पा सकते थे। मेरी दिमागी सोचें और सलाहतें बेहिसाब बढ़ गई थी और मुझे भूख प्यास कुछ भी तो ना सताती थी।
ہمالیہ کی ترائی میں میں نے برسات کا انتظار کیا اور اس بوٹی کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہ مل سکی اور میں نے دوبارہ سندر بن کے جنگلوں کی راہ لی۔ میں چچا جمال کے مکان پر پہنچی اور تقریباً 1 سال وہیں رہی۔ 1 سال کے بعد میں جنگل کی زندگی سے اکتا گئی۔ میں نے ایک بڑے بیگ میں چچا جمال کی بتائی ہوئی پہاڑی کھو سے سونے کے چند ڈلے نکالے اور شہر پہنچ گئی۔ شہر میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سونا فروخت کیا اور اپنے لیے ایک مکان خریدا۔ سونے کے بڑے بڑے ڈیلر میرے سونے کے لیے مجھ سے خفیہ طور پر ملتے اور یہ سونا خریدتے۔ اسی دوران میں نے اپنے لیے ایک ٹیچر رکھ لی جو کہ مجھے پڑھانا لکھانا سکھاتی، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ شہری زندگی میں تعلیم یافتہ ہونا ایک ضروری امر ہے۔ میں پڑھتی رہی۔ اسی دوران میں نے شہر میں بزنس کے لیے ایک فرم کھول لی اور بزنس شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب شہر میں میرے اور میری دولت کے قصے مشہور ہونے لگے اور بڑے وسیع پیمانے پر لوگوں نے میرے خلاف حکومت کو بھڑکانا شروع کیا تو میں نے اپنی دولت سمیٹی اور دشوار گزار راستوں سے ملکی حدود پار کر کے آپ کے ملک اور اس شہر میں آ گئی اور یہی رہائش اختیار کر لی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ زندگی کے دن یہاں اچھے گزر رہے ہیں، لیکن ایک خلش کانٹے کی طرح میرے سینے میں چبھ رہی ہے کہ کاش مجھے وہ بوٹی مل جائے اور میں دوبارہ مردانہ خصوصیت کی حامل بنوں۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں ایک دوسری مجبوری بھی ہے جو میری زندگی کا ایک مستقل روک بن گئی ہے، اور وہ ہے میرے عجیب و غریب رقص کا معمول۔ اب اگر میں روزانہ ہر رات 2 گھنٹے وہی وحشیانہ رقص نہ کروں تو میرے جسم کی تمام رگیں تن جاتی ہیں اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ پھٹنے کے قریب ہیں۔ اگر میں جنگلوں میں رہوں اور روزانہ رات کو یہ 2 گھنٹے سخت ترین مشقت مثلاً درختوں کو گرانا، بڑے بڑے وزنی پتھروں کو اٹھانا اور ایک بہت ہی لمبی دوڑ کرتی رہوں تو یقیناً رقص کے اس جھنجٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکوں گی، لیکن شہری زندگی میں میں مجبور ہوں۔ اب روزانہ ہر رات میں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس بوڑھے سپیرے کے بین بجانے پر رقص کرتی ہوں۔ یہ سپیرا دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور بیچارہ دونوں پیروں سے معذور بھی، لیکن اسے بین بجانے میں کمال حاصل ہے۔ میں اسے جنگل سے اٹھا کر لائی ہوں، اب یہ میرا ملازم ہے۔ میں اسے اپنے پاس رکھتی ہوں اور اس کے بچوں کو ہر ماہ 5000 روپے تنخواہ دیتی ہوں، لیکن کاش میری یہ مجبوری ختم ہو جائے اور میں دوبارہ مرد بن سکوں۔ یاسمین نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنی عجیب و غریب داستان ختم کرتے ہوئے کہا، اور میں نہایت محبت کے ساتھ یاسمین کے قریب آیا اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر گلے لگا لیا۔ یاسمین ذرا سی گھبرائی، مگر جب میں نے اسے جذبات میں ڈوب کر کہا، یاسمین اب تمہیں مرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے تمہارا مرد بننا قطعی گوارا نہیں، تم میرے لیے جیو گی میری زندگی بن کر۔ اور یاسمین نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور پھر کسی نرم سی شاخ کی طرح میری گردن میں باہیں ڈال کر جھول گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔